हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले वाले एपिसोड में कहाँ तक देखे थे। अखिलेश के हाथ ड्रेस के अंदर से शिवी के पीठ को छू रहे थे। अगले ही पल शिवी ने गहरी सांस ली जब उसे अखिलेश के होंठ अपनी गर्दन पे चलते हुए महसूस हुए। शिवी के हाथ तो अखिलेश के कोट पर कसते ही जा रहे थे। आगे एक हाथ शिवी के कंधों से उसकी ड्रेस नीचे कर दी, जिस पर शिवी की ड्रेस एकदम से नीचे जमीन पर गिर गई। शिवी तो अब बिल्कुल ही शर्म से पानी पानी हो गई थी। अब आगे शिवी अखिलेश के साथ चिपक कर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अखिलेश ने हाथ बढ़ाकर रूम के लाइट्स ऑफ कर दी, जिससे कमरे में खिड़की से आ रही हल्की हल्की सी रोशनी थी। क्योंकि खिड़की के आगे पर्दे थे तो रूम से ज़्यादातर अंधेरा ही था, बस धुंधला धुंधला सा सब दिखाई देने लगा था। अखिलेश शिवी को उसके फर्स्ट टाइम पर कंफर्टेबल रखना चाहता था। रूम की लाइट्स ऑफ होने पर शिवी थोड़ी सी बेटर फील करने लगी, लेकिन घबराहट उसे अभी भी उतनी ही हो रही थी। अगले ही पल अखिलेश ने शिवी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर ले आया। शिवी ने तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अखिलेश ने अगले ही पल अपने सारे कपड़े निकाल दिए और शिवी के ऊपर आ गया। शिवी के सांसें तो पहले से ही तेज हो रखी थी। अखिलेश शिवी के चेहरे को काफ़ी करीब था, इसलिए उसे शिवी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर घबराहट झलक रही थी। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े? तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम ना भी बोलोगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ। मेरे लिए मेरे छोटे कछुए की मर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर सब कुछ सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कर रही हो तो। अखिलेश ने अभी इतना ही कहा था कि शिवी ने पलकें झपकाते ही अखिलेश के होठों पर अपने होठ रख दिए। एक छोटी सी किस के बाद शिवी अखिलेश से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सब कुछ हमारे लिए कर रही हूँ, हम दोनों के आने वाले कल के लिए कर रही हूँ, हमारे प्यार की निशानी के लिए कर रही हूँ। आपसे बहुत प्यार करती हूँ अखिलेश, और आपके करीब आने से मुझे क्या ही दिक्कत होगी। मैं अपनी मर्जी से आपके पास आना चाहती हूँ और आपने प्यार की निशानी कुछ दुनिया में लाना चाहती हूँ। चलो गेम खेलते हैं। मुझे बेटा चाहिए और आपको बेटी। देखते हैं कौन जीतता है। शिवी की बात सुनकर अखिलेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने शिवी के माथे को चूम लिया। चाहे कुछ भी हो, जितना तो हमारे प्यार को ही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवी। आई लव यू मेरे छोटे कछुए। तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मुझे फिर से हंसना सिखाया। पिछले 7 सालों से मैं बस सांस ले रहा था, लेकिन तुमने मुझे सही मायने में ज़िंदगी को जीना सिखाया। तुम भगवान को दिया हुआ सबसे कीमती और खूबसूरत तोहफा हो मेरी ज़िंदगी में, छोटे कछुए। अब तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा और तुम्हारे साथ मैं अपनी हर एक सांस लेना चाहता हूँ। आई लव यू डेमी। अखिलेश ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा और अगले ही पल शिवी के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। अखिलेश ने बड़े जुनून के साथ शिवी को अपने प्यार महसूस कराने लगा। अखिलेश तो आज जैसे शिवी को खा जाना चाहता था। उसने शिवी के होठों को शक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी वह जुनून भरी किस फ्रेंच किस में बदल गई थी। अखिलेश के हाथ शिवी के शरीर को हर जगह छू रहे थे, जो शिवी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। शिवी के होठों को रिहा करने के बाद अखिलेश शिवी की गर्दन पे आ गया और धीरे धीरे उसके सीने पर। शिवी की मीठी मीठी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आसपास से आ रही गुलाब की खुशबू दिल की ओर और मदहोश कर रही थी। अखिलेश शिवी को उसके पेट में बल पलटा दिया और उसके कंधे के बाल को हटाते हुए उसकी कमर और पीठ को हल्का हल्का किस करने लगा। अखिलेश की हर किस जैसे शिवी पर एक जादू सी कर रही थी। उसने कसकर बेड शीट अपनी मुट्ठी में भर ली। शिवी को अपना प्यार महसूस करवाते अखिलेश ने शिवी के इनर बियर को भी निकाल दी। अखिलेश ने खुद को और शिवी को चादर से ढक लिया। अखिलेश शिवी के ऊपर बॉडी को अपना प्यार महसूस कराते हुए
वक्त शिवी को अपने आगोश में ले लिया। अगले ही पल शिवी को जोरदार चीख निकल गई और कमरा धीरे धीरे उनकी गर्म सांसों से भर गया। अखिलेश, आराम से, दर्द हो रहा है, बाइट मत करो। शिवी ने अखिलेश के कंधे पे अपनी नाखून गाड़ते हुए कहा। शिवी की बात सुनकर अखिलेश ने अपना सर उठाकर शिवी की तरफ उसकी आंखों में देखकर कहा, प्यार का दर्द है, थोड़ी देर सह लो ना मेरी जान, फिर अच्छा ही लगेगा। इट्स पेनफुल प्लेजर। अब आगे की बातें सुनकर तो शिवी पूरी लाल टमाटर की तरह हो गई थी और उसने जल्दी से अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली। पतिदेव, आप सच में बहुत गंदे हो। क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो आप? शिवी ने रोंदू सी आवाज में कहा। शिवी को ऐसे शर्माता देखकर अखिलेश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने शिवी को जुनून से प्यार करना शुरू कर दिया। रानी शिवी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वह हैरानी से अखिलेश को देखने लगी। आपको आराम से बोला था पतिदेव, शिवी ने शिकायत करते हुए कहा। अखिलेश ने शिवी की गाल पर अपने होंठ रख लिए और उसे प्यार से किस करने लगा। ट्रस्ट मी शून, एस गोना एंजॉय दिस। तुम मुझे खुद बोलोगी कि अखिलेश ने अभी इतना ही कहा था कि शिवी ने अखिलेश के होठों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। शिवी को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी और अखिलेश अजीबोगरीब बात कर रहा था तो शिवी और ज़्यादा भी शर्म में डूबे जा रही थी। अब आप कुछ नहीं बोलोगे गंदे पतिदेव, चुप रहो, बिल्कुल चुप। चुपचाप जो करना है करो, पर कुछ बोलो मत। शिवी ने अपनी आंखें कंट्रोल करते हुए मुश्किल से कहा। लेकिन अखिलेश मानने वाला था। वह वैसे ही शिवी को प्यार करते हुए परेशान करते रहा। दूसरी तरफ सौरभ के प्राइवेट विला में सौरभ के माथे से खून बह रहा था। सभी लोग सौरभ की तरफ देख रहे थे। आइंदा से तूने मेरे रोहित के बारे में कुछ भी बकवास की ना, वह फ्लावर पॉट करने की जगह तुझ पर बुलडोजर चलवा दूंगी, समझा? तो इसके बारे में क्या बात कर रहा था? कभी खुद को देखा है, जिसको कुत्ते के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह भी तुझसे बेहतर होते हैं। मेरा बालम शेर है, समझा? मुर्गी की शक्ल के दो आदमी क्या पास आ गए? ज़्यादा उछल रहा है? दम है तो अकेले रोहित को हरा कर दिखा, फिर मानूंगी कि तू मर्द भी है, वरना हाथों में चूड़ियां पहन ले। रुद्रांशी जी ने गुस्से से एक के बाद एक सौरभ पे बातों की बरसात कर दी। इतना गुस्सा तो शायद रोहित को भी नहीं आया था जितना रुद्रांशी को आ गया था, और उसने गुस्से से इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था। इस वक्त सभी लोग हैरानी से रुद्रांशी की तरफ देख रहे थे, खासकर रोहित, जिसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्रांशी उसके लिए इस तरह लड़ रही थी। सबसे पहले तो तेरे ही हाथ तोड़ूंगा जो बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? पकड़ो इन दोनों को अभी, सौरभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वही सौरभ की बात सुनकर रुद्रांशी ने उसे चिढ़ाने के लिए फिर से कहा, रोहित से लड़ने को कहा तो फट गई ना? देखना तुझे तेरी औकात कि तू गीदड़ है। दोबारा से अगर मेरे बालम को कुछ भी कहा तो सच कह रही हूँ, तेरी जुबान नोच लूंगी। गंदी नाली में पैदा हुए मच्छर के बाल, काकरोच से सड़े हुए अंडे, कमीने, तेरी शक्ल देखकर तो उल्टी आती है। वही रोहित को अब कहीं न कहीं हंसी आना शुरू हो गई थी। उसने पीछे से रुद्रांश को अपनी बाहों में भर कर 2 कदम पीछे खींच लिया। अब बस करो मेरी शेरनी, कितना सुनाओगी उसे? तुम्हें यह गालियाँ सिखाई किसने? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और यह किस एंगल से गालियाँ हैं? गालियाँ भी यह सुनकर शर्मा जाएं। रोहित ने रुद्रांशी को पीछे से पकड़ते हुए हंसकर बोला। रोहित की बाहों में अपने आप को महफूज करके रुद्रांशी को अच्छा लग रहा था। उसे तो ऐसी सिचुएशन में भी सब कुछ रोमांटिक सा लग रहा था। तभी अचानक से एक आदमी उन पर टूट पड़ा। रोहित ने रुद्रांशी को जोर से घुमाया, जिससे रुद्रांशी की हील्स उस आदमी के चेहरे पे लगे और वह फिर से गिर गया। क्लीन बोर्ड, रुद्रांशी ने जोर से चिल्लाया। रोहित उसे बच्चों की तरह एक साइड होता देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। रोहित ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। प्रधान जी मुस्कुराते हुए रोहित के हाथों में हाथ दे दी और फिर वह दोनों इस तरह एक साथ आदमियों से लड़ने लगे।
उस फ्लोर में इस वक्त सिर्फ 50 या 60 आदमी मौजूद थे। रोहित अकेले ही 20 को धूल चटा दी और रुद्रांशी के साथ मिलकर बाकियों को भी साथ वह वैसे जैसे खेल खेल रहा था। अचानक से वह जगह फिर से एक गोली की आवाज़ में गूंज पड़ी और इस बार गोली अपने निशाने पे लगी थी। रुद्रांशी की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें तो जैसे मानो अटकने ही लगी थी। रोहित, रुद्रांशी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और रोहित की बाजू पकड़ ली जिस पर इस वक्त सौरभ की ने गोली चलाई थी। रोहित क्रीम कलर की शेरवानी की बाजू पूरी लाल हो चुकी थी। रुद्रांशी की आंखों से तो आंसुओं की धारा बह गई। शांत हो जा, मैं ठीक हूँ, रोहित ने रुद्रांशी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन रुद्रांशी भी जानती थी कि रोहित बस उसे चुप कराने के लिए यह बोल रहा था। बाकी तो गोली लगने की बात कोई इंसान कैसे ठीक हो सकता है। रुद्रांशी ने जल्दी से अपने लहंगे की चुनरी उतार कर रोहित के बाजू पर बांध दी ताकि खून रुक सके। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए बोली। रुद्रांशी फिर मुड़कर खड़ी हो गई, जिस पर उसने देखा कि सभी आदमी लार टपकाए उसे देख रहे थे। चुनरी हटाने के बाद रुद्रांशी काफी एक्सपोज हो गई थी और बहुत टेपरिंग लग रही थी। रोहित से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रुद्रांशी को हर कोई इस नज़र से देख रहा था। उसने आसपास नज़र घुमाई और उसकी नज़र लिफ्ट पर पड़ गई। लिफ्ट वहाँ से कुछ ही दूरी पर थी। रोहित जैसे कैसे रुद्रांशी के साथ सभी आदमियों को चकमा देकर उस बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो गया। रोहित श्वेता का हाथ पकड़े बस रोड पर भाग रहा था। वह जगह एक सुनसान एरिया था जहां आसपास जंगल। सौरभ की प्राइवेट बिल्डिंग एक सुनसान जगह पर बनाई गई थी। वहां पर कोई लीगल काम करता हो, वैसे तो उसे जैसे इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। रोहित, हम कब तक भागते रहेंगे? हमें कहीं छुपना होगा। तुम पहले ही बहुत तकलीफ में हो। सबसे पहले तो तुम्हारी बाजू से यह गोली निकालने को सोचना है। जल्दी करो, कहीं छुप जाते हैं। वो आदमी भी आ रहे होंगे, रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए बोली। वही रोहित को भी एहसास हो रहा था कि खून बहने की वजह से उसे हल्का चक्कर आ रहा था। रोहित एकदम से रुक गया और उसने रुद्रांशी का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मैं तुम्हें छुपने के लिए कह रही हूँ और तुम यहाँ बीच रास्ते में रुक गए। मैंने कहा न, वह आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं, कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे, रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। रोहित ने नामी गर्दन हिलाते हुए रुद्रांशी की तरफ देखकर कहा, मेरी हालत ठीक नहीं है रुद्रांशी, खून ज़्यादा बह गया, मुझे चक्कर आ रहा है, शायद मैं अब ठीक से भाग ना पाऊँ। तुम जाओ, कहीं जाके छुप जाओ, वह आदमी आएंगे तो मैं उन्हें संभाल लूँगा, फिक्र मत करो, जाओ। वही रुद्रांशी हैरानी से रोहित को देख रही थी। रुद्रांशी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था वही जानती थी। रोहित आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वह पूरी जगह एक जोरदार थप्पड़ से गूंज के भर गई। रोहित का चेहरा एक तरफ लाल हुआ था। अगली बार उसने हैरानी से अपना चेहरा उठाकर रुद्रांशी की तरफ देखा, जो उसे घूर कर गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे अभी रोहित को कच्चा खा जाएगी। अब आया होश तुम्हें? अब तो ठीक से भाग पाओगे ना? चुपचाप चलो मेरे साथ, मेरा दिमाग मत खराब करो। पहले यह सौरभ की वजह से मेरा पारा हाई हो चुका है। तुम लड़के खुद को समझते क्या हो? हाँ, एक की मर्जी हुई तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने चला आया, और तुम्हारी मर्जी की तो तुमने चोरी से सुबह मुझसे शादी भी कर ली। एक मेरे लिए तुम्हें मारने को तैयार है और एक तुम हो जो खुद मरने को तैयार हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दोनों मुझे विधवा बनाना चाहते हो आज ही? रुद्रांशी ने गुस्से से कहा और रोहित का हाथ पकड़कर खींच उसे उस जंगल की तरफ ले गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ आज और गौरी बारिश रुकने के बाद दोबारा से कार से बाहर निकलकर पार्क में आए थे। सिद्धार्थ गौरी के साथ अलग अलग झूले पे जाके बैठ रहा था। सिद्धार्थ को तो ज़्यादा एक्साइटमेंट बस अपनी गौरी को खुश देखने की थी, बाकी तो छोटे बच्चों जैसे उछल कूद तो गौरी कर रही थी।
काफ़ी सारे झूला झूलने के बाद गौरी थकावट भी महसूस कर रही थी। गौरी थक कर एक जगह बैठ गई और सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। सर ओके, मुझे आइसक्रीम खानी है, गौरी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ बड़ी सी कप में बहुत बड़ी सी आइसक्रीम मिल रही थी। आइसक्रीम कलरफुल लेयर्स भी बनाई हुई थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। अपनी स्वीट हार्ट के लिए मैं स्वीट स्वीट आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठकर आराम करो। और अब बहुत हो गया झूला, अगर तुम अभी थक जाओगी तो रात के लिए कैसे तैयार होगी? सिद्धार्थ ने गौरी की गाल खींचते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी ने उसके हाथ अपने गाल से हटाते हुए बोली, आपका अभी मन नहीं भरा क्या? थोड़ी देर पहले जो आपने मुझे छुट्टी दे दो कुछ दिनों की। सिद्धार्थ गौरी की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। वह खड़ा था इसलिए हल्का सा गौरी के चेहरे पे झुक गया। मैं चाहे तुम्हें कितना भी प्यार कर लूं, मेरा मन नहीं भरता। मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी इजाज़त नहीं देती, वरना मैं तो तुमसे कभी अलग ही ना रहूं। बाकी रही बात छुट्टी की, तो अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए भी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है मेरी। तुम तो अच्छे से जानती हो, यू आर माई स्वीट एडिक्शन। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी ने अपना चेहरा अपने हाथों के बीच छुपा लिया। आपका इतना सारा प्यार मुझसे संभाला नहीं जाता। चलो जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने गौरी के हाथों को उसके चेहरे से हटा, तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले जरूर आता हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा खाना मत। नहीं, मेरी बीबी की छोटी सी नाक पर किस करते हुए बहने लगी। वैसे भी सर्दी हो रही है, बीमार मत पड़ जाना। तुम तो जानती हो, तुम्हें जरा से भी तकलीफ हो तो दर्द मुझे होता है। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ जैसे ही पीछे हटने लगा, गौरी ने उसकी टाई पकड़ ली। सिद्धार्थ एकदम से हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही गौरी ने सिद्धार्थ को उसकी टाई से खींचते हुए अपनी करीब के लिया और खुद सिद्धार्थ को किस करने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर उस किस में ही मुस्कुराहट आ गई थी। जिसे हम प्यार करते हैं, जब बदले में वह भी हमें उतना ही प्यार दे तो ज़िंदगी अलग ही लगने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ आ जाए तो मानो खुद की ही नज़र लग जाती है। लगभग 5 मिनट की मीठी किस के बाद गौरी सिद्धार्थ से अलग हो गई। उसने प्यार से सिद्धार्थ की आंखों में से देखा और फिर उसके होंठों पर छोटी सी किस करके बोली, आई लव यू। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने भी जवाब देते हुए कहा, आई लव यू टू माई मूनलाइट। जान हो तुम मेरी, इसलिए अपना ख्याल रखा करो। गौरी ने छोटे बच्चों की तरह जोर से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने फिर गौरी के माथे को चूमा और वहाँ से आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ वापस लौटा तो गौरी वहाँ पर नहीं बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने नाक से गहरी सांस छोड़ते हुए आसपास देखा। वह झूले की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि गौरी शायद फिर से कोई झूला झूलने चली गई होगी। उसने बाकी जगह भी देखा कि सोचकर कि गौरी कुछ दूर कर देखकर अट्रैक्ट हो गई होगी और उसकी तरफ चली गई होगी, लेकिन गौरी कहीं नहीं थी। लड़की कहीं कहाँ पर है? मैंने बोला था जब तक मैं ना आऊँ तो कहीं मत जाना, लेकिन मेरी बात कहाँ सुनाई होती है इन्हें। फिर मैडम खुद को मुझे से भी ऊपर मानती हैं। मिसेस गौरी सिद्धार्थ सिंह राजावत, सिद्धार्थ ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ के गौरी को ढूंढने लगा। लगभग 10 मिनट तक लगातार ढूंढने पर गौरी सिद्धार्थ को आसपास नहीं मिल रही थी। अब तो सिद्धार्थ का दिल बैठे जा रहा था। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के दिल को भी डर लग रहा था कि कहीं गौरी सच में तो किसी मुसीबत में नहीं है। स्वीट हार्ट, अगर तुम छुपी हुई हो तो सामने आ जाओ, क्योंकि यह खेल मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ।
देखोगे तुमसे मुझे ज़्यादा परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी 1 महीने तक आइसक्रीम बंद कर दूंगा। चलो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सिद्धार्थ ने भारी दिल से आसपास गोल गोल घूमकर देखते हुए बोला, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। सिद्धार्थ ने अपने हाथों में पड़ी हुई आइसक्रीम पास खड़े बच्चों में बांट दी और आसपास अब सब कुछ दूर पर जाते हुए दौड़कर गौरी को ढूंढने लगा। सिद्धार्थ लगभग 20 मिनट में पूरा म्यूजियम पार्क भाग भाग कर देख लिया। गौरी कहीं नहीं मिली। अगर मुझे पता चला कि यह किसी दुश्मन का काम है तो सच कहता हूँ, वजूद मिटा दूंगा उसकी जिसने मुझे मेरी स्वीट हार्ट से दूर किया है। उसे एक खरोच तक भी आए तो मैं सब कुछ चीर फाड़ के रख दूंगा। सिद्धार्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए कहा। अगले ही पल उसने अपना फ़ोन निकाला और रोहित को डायल कर दिया। रोहित तो खुद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था, इसलिए वह फ़ोन नहीं उठा पाया। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक के बाद एक किसी न किसी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। राजावत मेंशन में सार्थक इस वक्त अपना फ़ोन अपने हाथों से पकड़ रखा था, जो इस वक्त पानी में भीगा हुआ डेथ पड़ा हुआ था। तुमने आज मेरे फ़ोन का मर्डर कर दिया, तुम पर कोर्ट केस करूँगा फुलझड़ी। सार्थक ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर शुभांगी की तरफ देखकर कहा। शुभांगी सार्थक के मुंह से जब भी वह नाम सुनती तो उसका मन तो करता था कि वह सार्थक का ही खून कर दे। पहले तो तुम मुझे यह फुलझड़ी बोलना बंद करो, समझे? और दूसरी बात कि केस तो मैं भी तुम पे कर सकती हूँ कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो बना रहे थे, समझे? और यह बहुत बड़ा क्राइम है। तुम्हें ना जाने कितने सालों की जेल हो सकती है। 10 से 15 साल उस जेल में कैद रहोगे, तभी तुम्हें होश आएगी। शुभांगी ने गुस्से से सार्थक की तरफ देखते हुए बोली। सार्थक ने एक मुस्कुराहट के साथ शिवांगी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं कभी तुम्हें फूलझड़ी बोलना बंद नहीं करूँगा, बल्कि तुम अब इस नाम की आदत डालो। इस उम्र की खत्म होने तक तुम्हें यही नाम सुनना है। रही बात मुझ पर केस करने की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आका कि आप मुझे अपने दिल की कैद में उम्र कैद कर लो। मैं खुशी खुशी आपके दिल में रह लूँगा। सच कहूँ तो मुझे इससे तुम्हारी वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो अपने दिल में ही तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूँगा। शुभांगी घबराते हुए पीछे को बढ़ रही थी। उसने सार्थक उंगली दिखाते हुए कहा, देखो बाकी लड़कियों पर तुम्हारी इन चिकड़ी चुपड़ी बातों का असर हो जाता होगा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जहाँ में से नहीं आने वाली, इसलिए मुझे ऐसी सड़ी हुई बातों से इम्प्रेस करने की ट्राई मत करो। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो और बिना मेरी परमिशन के मेरी फ़ोटो या वीडियो मत लेना। शुभांगी थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि सार्थक उसके काफ़ी करीब आ गया था। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की नहीं, बल्कि शादी के लिए कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मान जाओ ना यार, सच कहता हूँ, अपने दिल में हमेशा बसा के रखूँगा और बहुत खुश रखूँगा। तुम कुछ अलग हो, कुछ हट के, इसलिए तो सार्थक के दिल को बहुत पसंद हो। मेरा दिल अपनी दोनों बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत कर रहा है। आ जाओ ना यार मेरे पास। सार्थक ने अपनी बाहें प्लेट करते हुए कहा। सार्थक को अपनी तरफ बढ़ता देख शुभांगी की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से पास में रखा एक नाइफ उठा लिया। मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, वरना तुम्हारे इन हाथों को ही काट दूंगी, समझे? शुभांगी ने सार्थक से कहा और अगले ही पल उसे अचानक से धक्का देकर भाग गई। सार्थक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसे शुभांगी के साथ इसी तरह खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। कब तक भागोगी फुलझड़ी? एक दिन आना तो तुम्हें मेरे ही इन बाहों में है, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें अपना मान चुका है और मैंने तुम्हें अपना मान लिया है, तो कभी पराया नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो फुलझड़ी, सिर्फ सार्थक की। सार्थक ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ शुभांगी को भागते हुए देखकर कहा। शिवी महल में शिवी गर्दन झुकाए अखिलेश की गोद में
उनके कमरे में बैठी हुई थी। अखिलेश के शिवी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। शिवी शर्माते हुए धीरे धीरे खाना चबा रही थी और अखिलेश की जगह कमरे में इधर उधर देख रही थी। आज उनके बीच जो हद पार हुई थी, उसके बाद तो शिवी के अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अखिलेश से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना सके। और खाना है? अखिलेश ने शिवी को खाना खिलाकर पूछा। शिवी ना में गर्दन हिलाते हुए धीमी सी आवाज में कहा, नहीं, अब आप खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना। अखिलेश ने अपना चेहरा शिवी के गर्दन में छुपाते हुए उसकी गर्दन पे अपने होठ छुआते हुए कहा, मुझे तो आज सिर्फ तुम्हारी भूख है। अखिलेश की बात सुन शिवी का चेहरा लाल पड़ गया। शिवी ने रोंदो सा मुंह बनाते हुए कहा, अभी मैं बहुत पेन में हूँ। अभी नहीं ना पतिदेव, आप जानते हैं मेरा फर्स्ट टाइम था। और थोड़ा रुक कर, अखिलेश आपके गले में लॉकेट चमक रहा है। शिवी की बात सुनकर अखिलेश ने जल्दी से अपनी शर्ट से लॉकेट निकाला। लॉकेट में एक ब्लू कलर के पदार्थ से बना था, जिसके आसपास ब्लैक कलर की कोटिंग हो रखी थी। मुझे जाना होगा छोटे कछुए, या तो सिद्धार्थ या तो रुद्र किसी प्रॉब्लम में है। मेरा फ़ोन कहाँ पर है? अखिलेश ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। वही शिवी कन्फ्यूजन से अखिलेश को देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिलेश को पता कैसे चला कि सिद्धार्थ या रुद्र किसी को भी प्रॉब्लम में है। अखिलेश ने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो बेड के साइड पर फ़ोन पड़ा हुआ था। अखिलेश शिवी को अपनी गोद से निकालकर बेड पे आराम से सोफे पर रख दिया और जल्दबाजी के साथ बेड के पास आकर खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों में फ़ोन उठाया और देखा कि सिद्धार्थ की 3 मिस कॉल थी। गॉड, सिद्धार्थ प्रॉब्लम में है। अखिलेश ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा। शिवी कन्फ्यूजन के साथ अखिलेश की तरफ देखते हुए पूछी, आपके पास कोई सुपर पावर है क्या, जिससे आपको पता चल गया कि सिद्धार्थ भाई मुसीबत में है? और यह आपका लॉकेट क्यों चमक रहा था? अखिलेश ने शिवी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि हम तीनों भाइयों के गले में पापा ने लॉकेट डाला था। जब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए और हम किसी वजह से एक दूसरे की कांटेक्ट न कर पाए, तो ये लॉकेट हमारी मदद करता है। जो प्रॉब्लम में है, जब इसे 3 बार एक रिदम में टच करता तो बाकी 2 लॉकेट भी रोशनी आने लगती है। जब भी हमारी लॉकेट ब्लैक होते हैं, हम समझ जाते हैं कि हम तीनों भाइयों में से कोई एक प्रॉब्लम में है। तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अखिलेश ने जल्दी से अपने फ़ोन को किसी को मैसेज किया और अपनी शर्ट पहनने लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे विश्वास है आप हर एक प्रॉब्लम हैंडल कर लोगे, शिवी ने अखिलेश के पीछे आते हुए कहा। अखिलेश ने शिवी की तरफ मुड़कर देखा और उसे अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूम लिया। मेरा इंतज़ार करना, मुझे अभी जाना ही होगा, क्योंकि पापा के बाद मेरे दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। उन दोनों की ज़िंदगी में मैं भाई से ज़्यादा पापा की जिम्मेदारी निभाई है। मुझे सब संभालना ही होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। पापा से वादा लिया था मुझे कि हमेशा इन दोनों को संजोर कर रखूँगा। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। शिवी ने एक मुस्कुराहट के साथ अखिलेश के गाल पर किस करते हुए बोली, और आप वादा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। पापा को आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। वह वहाँ से आपको देखकर आशीर्वाद देते होंगे। अखिलेश ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दिया और कुछ आवाज़ महसूस करके शिवी के माथे को चूम कर भागता हुआ कमरे से निकल गया। अखिलेश सीधा महल की छत पर गया, जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ था और अखिलेश का प्राइवेट चॉपर लैंड हुआ था। अखिलेश इस वक्त दिल्ली के 1.5 घंटे से दूरी पर था, इसलिए उसने अपना प्राइवेट जॉब पर मंगवा लिया था ताकि जल्द से जल्द सिद्धार्थ तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के फ़ोन पर किडनैपर का कॉल आ चुका था। सिद्धार्थ गुस्से से एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। इस वक्त उसके साथ शिवाय, सार्थक, रुद्र भी इस वक्त सिद्धार्थ के साथ ही थे, लेकिन उससे कुछ दूरी पर, ताकि लोगों को लगे कि वह अकेले आया था। सिद्धार्थ उस बिल्डिंग की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा था,
जिसने मेरी जान को हाथ लगाया है उसे तो अपनी जान गंवानी होगी। भरोसा रखना स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ फिर बिल्डिंग के पास आ गया। बिल्डिंग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पर काफ़ी टाइम काम बंद पड़ा था। विलन लोगों को यही जगह मिलती है। कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ उसे जगह आ गया था जहाँ पर उस किडनैपर ने उसे बुलाया था। देखो, तुम जो कोई भी हो सामने आओ। तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ और मेरी बीवी को छोड़ो। सिद्धार्थ ने आसपास देखते हुए कहा। तभी वह पूरी जगह किसी की खौफनाक हंसी से गूंज गई। आवाज़ से लग रहा था कि वह कोई ज़्यादा जवान लड़का या कोई ज़्यादा बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं था, मानो कोई 50 से 60 के बीच का आदमी था। सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं उसे यह आवाज़ पहचान में आ गई थी। राणा, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए बोला। तभी सीढ़ियों ने से एक आदमी नीचे सिगार पीता हुआ उतरा। काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई है बच्चे, राणा ने सिगार का क्रश लेते हुए कहा। सिद्धार्थ ने गुस्से से राणा की तरफ देखते हुए लाल आंखों से बोला। राणा, मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं पहले से ही जानता था कि मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन तुमने बड़ी चालाकी से अपनी बेगुनाही साबित कर दी। लेकिन इस बार तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी हमारे परिवार की क्या दुश्मनी है नहीं जानता, लेकिन बस मेरी बीवी को यहाँ से जाने दो। उसकी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है, राणा ने हंसते हुए बोला। दुश्मनी तो मुझे, क्योंकि उसका नाम तुमसे जो जुड़ा है। राजावत खानदान के एक एक सदस्य को मारना होगा और शुरुआत तुमसे ही होगी। अगर तुमने खुद को खुद मार डाला तो मैं उन्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। सिद्धार्थ ने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो मेरे परिवार से? पहले तुमने धोखा से मेरे पापा को मार डाला, जबकि वह तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। आज दिन का सांप निकले तुम, और अब मेरे परिवार के पीछे पड़े हुए हो। आखिर क्यों? राणा ने भी अगली ही पल जवाब देते हुए कहा। क्योंकि राणा हर चीज शिद्दत से करता है। वादा किया था अपने आप को मैंने कि तुम्हारे इस पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मेरे पिता ने खुद को गोली मारी थी और बस यही कहा था, क्योंकि मौत की वजह तुम लोग हो। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। काले धंधे करके अपना नाम खराब उसने खुद किया। कर्ज चढ़ गया तो अपनी जान उसने खुद ली। इसमें मेरे परिवार की क्या गलती थी? बस इतनी कि मेरे दादाजी ने तेरे उस मक्कार बाप को हमारे देश की बेटियां बेचने से रोका था। अपनी बेइज्जती उसे बहुत महसूस है, लेकिन यह महसूस नहीं हुआ कि वह अपने खुद की देश की इज्जत किसी दूसरे देश को बेचने जा रहा था। राणा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यह लड़ाई खत्म करो। तुम पहले ही मेरे पापा की जान लेकर बहुत नुकसान कर चुके हो हमारा। अब बस करो। तुम्हें अभी तक जो किया अपने आप के लिए किया, तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा, लेकिन इसके बाद अगर तुमने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। राणा फिर राक्षसों की तरह हंसने लगा और उसने अपने बैग से गन निकालकर एक तरफ पॉइंट कर दी। लेकिन अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो गौरी एक पिलर से बंधी हुई थी और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। गौरी की आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। अपनी गौरी की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ और ज़्यादा गुस्से में भर आ गया। सिद्धार्थ ने अगले ही पल अपनी बैग से गन निकालकर राणा की तरफ पॉइंट कर दी। ना ना बच्चे, रिस्क मत ले। चल, मैं तुझे गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ देता हूँ। पहले क्या सुनना है पसंद करेगा? चल पहले गुड न्यूज़ सुन ले। तो बाप बाप बनने वाला है, और बैड न्यूज़ ये, इस बच्चे को देखने के लिए तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गन को खुद की तरफ पॉइंट करके अपने आप को शूट कर ले, वरना मेरे हाथों से तेरी बीवी बच्चे दोनों ही जान जाएगी। राणा ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ अभी भी गुस्से से राणा को घूर रहा था। टाइम अप, राणा ने बोला और गौरी की तरफ
शूट कर दिया। वही सिद्धार्थ की जान तो गले में ही आ गई थी। जहां गौरी की आंखें अपनी तरफ गोली चलते देख बड़ी हो गई थी, वही सिद्धार्थ की आंखें भी गौरी की तरफ देखते हुए बड़ी हो गई। गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वही पूरा हॉल गौरी और सिद्धार्थ के चीखने के बाद से आवाज से गूंज गया था। कुछ देर बाद गौरी ने जब अपनी आंखें खोली तो वह बिल्कुल सही सलामत थी। उसकी नज़र सामने गई तो सार्थक ने वह गोली अपने सीने में ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ राणा भी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके आगे रुद्र और अखिलेश खड़े थे। मेरे भाइयों तक पहुंचने से पहले ही मुसीबत को जड़ से उखाड़ना जानता हूं मैं, अखिलेश ने अपनी गन पर फूंक मारते हुए कहा। जिस पर राणा ने गौरी पर गन चलाई थी, उसी पल अखिलेश ने भी राणा पे गन चला दी थी। लेकिन प्यार तो तुम्हारा बाप ही सिद्धार्थ सही कहता था ना, तभी तो इसके नाम पे सारी कंपनी है। राणा ने अपनी आखिरी सांस गिनते हुए कहा। अबे उल्लू के पट्टे, SSR का मतलब सिर्फ सिद्धार्थ सिंह राजावत नहीं है। असल में SSR ग्रुप ऑफ कंपनीज अखिलेश सिद्धार्थ रुद्रांश ग्रुप ऑफ कंपनी है, समझा। रुद्रांश ने अखिलेश के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। इसी के साथ राणा की आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो गई। अखिलेश और रुद्रांश भी फिर भागते हुए सिद्धार्थ के पास आ गए, जिसने सार्थक को अपनी बाहों में ले रखा था। सार्थक, अपनी आंखें खोलो, उठो। मैं घर पे दादी को क्या जवाब दूंगा कि उनका सबसे छिछोरा वाला पोता कहाँ पर है। सिद्धार्थ ने सार्थक की गाल को थपथपाते हुए कहा, जो इस वक्त आंखें बंद किए हुए था। इतने में अखिलेश भी गौरी को छुड़ाकर वापस आ गया। गौरी भी सार्थक के पास घुटनों के बल बैठ गई। भैया, अपनी आंखें खोलो ना, उठो, मुझे आपको एक रात की बात बतानी है। गौरी ने सार्थक की तरफ देखते हुए कहा। भैया, अपनी आंखें खोलो ना, उठो, मुझे आपको एक रात की बात बतानी है, अभी उठो। गौरी ने सार्थक की तरफ देखते हुए बोली। रुद्र, जल्दी से गाड़ी निकाल, हम इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने बोला। 1 घंटे बाद सभी लोग इस वक्त अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। पिछले 1 घंटे से अंदर ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि गोली सीधा सीने में लगी थी और अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। बाहर सिद्धार्थ गौरी को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा था। गौरी को तो रो रो कर बुरा हाल हुआ था, क्योंकि वह खुद को सार्थक का गुनहगार मान रही थी। जान, रो मत, हमारा बीवी भी रोएगा। चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा, वह मेरा बब्बर शेर है, सिद्धार्थ ने गौरी को समझाते हुए कहा। बाकी सारा परिवार और सार्थक को सही सलामत, यहाँ तक कि शुभांगी भी वहीं पर थी। शिवांगी की आंखों से पता चल रहा था कि वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। तभी डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, 15 मिनट में होश आ जाएगा, उसके बाद आप लोग उन्हें मिल सकते हैं, डॉक्टर ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी से खिल गया। 15 मिनट बाद सभी लोग एक एक करके सार्थक से मिल रहे थे, लेकिन शुभांगी अभी भी अंदर नहीं गई, जबकि वह अस्पताल तक पहुंच गई थी। शुभांगी बेचैन होकर खिड़की के पास खड़ी हुई अंदर देख रही थी, और वही अंदर सार्थक का दिल भी काफ़ी बेचैन था, क्योंकि वह इस वक्त शुभांगी को देखना चाहता था। दर्द में इंसान जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे ही तो याद करता है। तभी शुभांगी को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने गौरी खड़ी थी। जाकर मिलो तो, मैं जानती हूँ वह तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी तो उसे प्यार करती हो ना, अपना प्यार अपना लो। देखो, मैं जानती हूँ तुम किस वजह से इनसिक्योरिटी फील करती हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ, बाकी लड़कियों में और तुम में उसके लिए बहुत फर्क है, गौरी ने बोला। दीदी ठीक बोल रही हैं, शुभांगी, एक नौकरानी ने शुभांगी की तरफ देखते हुए बोली। शुभांगी ने जब उस नौकरानी की तरफ देखा तो उसके साथ साथ बाकी भी नौकरानी अभी थीं। सार्थक हमारे दोस्त जैसा था, हमें हंसाता है,
हमारे लिए केयर दिखाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में प्यार सिर्फ तुम हो। वो कन्हैया की तरह बहुत शरारती है और हमें अपनी सखियाँ समझता है, लेकिन सच में कन्हैया की राधा तो तुम हो। वह बहुत अच्छा इंसान है। जितना रिश्ता कृष्ण का अपनी गोपियों के साथ है, उतना ही हमारा सार्थक के साथ है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे तुम सोचती हो वैसा तो बिल्कुल नहीं। तो उसे अपना लो, वह सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सभी लड़कियां ने शुभांगी को फोर्स करते हुए कहा। सार्थक के बारे में जानने के बाद शुभांगी के दिल में उसके लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया। वह अगले ही पल अंदर चली गई। सार्थक ने जब दरवाजे पर शुभांगी को देखा तो उसकी आंखें जैसे चमक उठी थी। फुलझड़ी, सार्थक ने शुभांगी की तरफ देखते हुए कहा और बैठने की कोशिश करने लगा। शुभांगी जल्दी से सार्थक के पास आ गई और उसने सार्थक को बैठने में मदद की। सार्थक शुभांगी की आंखों में देख रहा था और नोटिस कर रहा था कि शुभांगी की आंखें अभी भी उसकी कमर पर लिपटी हुई थी। आज शुभांगी उससे दूर नहीं भाग रही थी और उसकी आंखें कुछ अलग से बयां कर रहे थे। बहुत बुरे हो तुम, शुभांगी ने सार्थक की आंखों में दिखाते हुए कहा। सार्थक ने एक मुस्कुराहट के साथ शुभांगी की तरफ देखा। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। सार्थक भी कहीं ना कहीं शुभांगी के आए बदलाव के कारण समझ चुका था कि शुभांगी ने उसे अपना लिया था। फुलझड़ी, बुरा तो तुम भी हो बहुत। कब से पूछ रहा था मुझसे शादी करोगी या नहीं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी है तभी बता दो, गोली तो लगी हुई है। भगवान से बोलता हूँ, मुझे उठा। सार्थक ने इतना ही कहा था कि शुभांगी ने उसके होठों पे अपना हाथ रख दिया। बकवास मत करो तुम, समझे? तुम्हें उम्र भर मेरी नखरे उठाने हैं, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। शिवांगी ने सार्थक को आंखें दिखाते हुए बोली। सार्थक ने अगले ही पल शुभांगी को अपने करीब खींचकर सीने से लगा लिया। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझे पता होता कि गोली लगने से तुम इस तरह मेरे पास आ जाओगी तो मैं कब का 4-5 गोलियां अपने सीने में खा लेता। शिवांगी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसने भी सार्थक की गर्दन से अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून को महसूस कर रहे थे। 8 महीने बाद पूरा राजावत खानदान आशीर्वाद और शिवानी की शादी में आया हुआ था। शिवाय शिवानी के साथ मंडप में बैठा हुआ रस्में निभा रहा था। उन दोनों की आंखों में आज एक दूसरे के लिए बेहद प्यार था। शिवानी के तो आंसू ही रुकने को नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था शिवाय उसे सच में मिल चुका था। रोहित और रुद्रांशी के रिश्ते को भी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ने ही अपने अपने दिलों की बात एक दूसरे से कह दी थी और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इस वक्त रोहित शादीशुदा छोड़कर एक कोने में रुद्रांशी को लेकर घुसा हुआ था और उसे बड़े प्यार से बेहिसाब किस किए जा रहा था, क्योंकि आज रुद्रांशी उसे परियों से खूबसूरत जो लग रही थी। शुभांगी और सार्थक की शादी हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपनी शादी का वक्त याद कर रहे थे। सार्थक के ठीक होते ही दादी माँ ने जल्दी से उनकी शादी शुभांगी से कर दी थी। वही मेहमानों के बीच सिद्धार्थ गौरी के साथ बैठा हुआ था, रुद्रांश श्वेता के साथ और अखिलेश शिवी के साथ। तीनों राजावत ब्रदर्स अपनी अपनी वाली को संभाल रहे थे, क्योंकि भगवान की दया से तीनों ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अखिलेश अपने हाथों से शिवी को आइसक्रीम खिला रहा था। रुद्रांश भी श्वेता को अपनी बाहों में थामे बैठा हुआ था, उसके हाथों को सहलाता हुआ उसके माथे को बार बार चूम रहा था। दादा दादी भी अपने पूरे परिवार को खुश देखकर काफ़ी खुश थे। जो परिवार आज से 1 साल पहले तक बिल्कुल बिखरा हुआ था, आज इकट्ठा बहुत खुश नजर आ रहा था। दादा दादी जी के कंधे पे अपना सर रखे हुए अपने तीनों बेटे अपनी बहू के साथ खुश देख रही थी। सिद्धार्थ बार बार गौरी के पेट पर हाथ रख रहा था और गौरी बार बार उसका हाथ उठा रही थी। क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा। तीनों ही राजावत बहुएं बिल्कुल गोलू मोलू सी खूबसूरत हो गई थी। तुम्हें कौन सा उनके माल पर
हाथ डाल रहा हूँ। बीवी भी मेरी है और मेरा बेबी भी, तो पेट में बच्चा भी मेरी ही वजह से है। लोगों को क्या लेना देना। सिद्धार्थ ने गौरी की गाल पर किस करते हुए बोला। गौरी की आंखें बड़ी हो गई और उसने सिद्धार्थ के सीने पे मारते हुए कहा, सिद्धार्थ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम तो जानते हो। सिद्धार्थ और गौरी ने एक साथ बोला, यू आर माई स्वीट हार्ट एडिक्शन। इसी लाइन के साथ दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और गौरी ने अपना सर सिद्धार्थ के सीने पे रख लिया। इसी के साथ इस खूबसूरत सफ़र की हैप्पी एंडिंग होती है। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई है और मुझे आशा है जो मैं अब नई स्टोरी लेके आऊँगी वो स्टोरी भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और हम एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।